कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो आज से करीब 4000 साल पहले बसाया गया था। हाँ, 4000 साल। हाँ, एक ऐसा शहर जहां हर घर में पीने के पानी का अपना कुआं था, सड़कें मतलब एक परफेक्ट ग्रिड की तरह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बिल्कुल। और वहां की जल निकासी या जो ड्रेनेज व्यवस्था थी ना, वो ऐसी थी जो आज के हमारे कई आधुनिक स्मार्ट शहरों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। सच में वो व्यवस्था हैरान करने वाली थी, है ना? और हम यहाँ किसी साइंस फिक्शन भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अक्सर जब इतिहास पर चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में बस तारीख हो, राजाओं के नाम हो और युद्धों की एक नीरस सी लिस्ट घूमने लगती है। हाँ, बोरिंग सी लिस्ट। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास स्रोतों और स्लाइड्स का जो एक बहुत ही विशाल संग्रह है, वो हमें एक अलग ही दिशा में ले जाता है। और ये दिशा बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, पाषाण काल की खुरदरी गुफाओं से लेकर दक्षिण भारत के उन महान राजवंशों तक का जो ये पूरा सफर है ना, ये सिर्फ घटनाओं का संकलन नहीं है। हमारा मिशन आज बस ये समझना है कि इंसान ने अपनी दुनिया को कैसे और क्यों गढ़ा। हाँ, और देखिए ये क्यों और कैसे ही तो इतिहास की असली धुरी है। मतलब अगर हम इन स्रोतों का और इन स्लाइड्स का गहराई से विश्लेषण करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? कि इतिहास कोई अचानक घटने वाली घटनाओं का जादुई पिटारा नहीं है। ये विशुद्ध रूप से कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और प्रभाव का विज्ञान है। एक साधारण सा आविष्कार समाज की पूरी संरचना को बदल सकता है। सही बात है। जब हम भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों से शुरू करके चोल साम्राज्य की ग्राम समितियों तक की यात्रा करते हैं, तो हम वास्तव में मानव मस्तिष्क के विकास की इंजीनियरिंग को देख रहे होते हैं। तो चलिए ना, इस इंजीनियरिंग के बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है। मतलब इंसान ने जब बस अपनी आंखें खोलकर दुनिया को समझना शुरू ही किया था, स्रोतों में सबसे पहले मध्य प्रदेश के भीमबेटका के पुरापाषाणकालीन गुफा चित्रों का जिक्र है। हाँ, वो शुरुआती कला। फिर वहां से हम मध्य पाषाण काल में आते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय से मानव अस्थि पंजर के पहले अवशेष मिलते हैं। बिल्कुल, और उसी काल में आदमगढ़ और बागोर भी हैं। हाँ, जहां पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और महदहा और चौपानी मांडो जैसे स्थल भी हैं, जहां से वन्य धान मतलब जंगली अनाज के प्रमाण मिले हैं। पर देखिए, इन स्रोतों को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो केवल हड्डियों या पत्थरों का मिलना नहीं है। तो और क्या है? वो है मानव व्यवहार में आ रहा बदलाव। जैसे नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्जहोम के साक्ष्य देखिए। अरे हाँ, बुर्जहोम। वहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण है। ये सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक छलांग है। मतलब इंसान अब जानवरों को सिर्फ शिकार नहीं मान रहा था। बिल्कुल, वो अब एक साथी बन गया था। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, और इसी मनोवैज्ञानिक छलांग ने नवपाषाण काल को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना दिया। हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से हमें चावल के पहले साक्ष्य मिलते हैं, चिरान से हड्डी के उपकरण मिलते हैं, और दक्षिण भारत में संगन कल्लू और पिकली हल से वो राख के बड़े बड़े टीले मिले हैं। हाँ, जो दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर पशुपालन और सामुदायिक जीवन शुरू हो चुका था। पहिए का आविष्कार और आग का प्रयोग, ये वो तकनीकें थी जिन्होंने इंसान को प्रकृति को नियंत्रित करना सिखा दिया। लेकिन छोटे समुदायों और राख के टीलों से लेकर सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के महानगरों तक का सफर, हाँ, ये कैसे हुआ? ये तो एक क्वांटम लीप जैसा लगता है। मतलब 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का वो दौर, इसका विस्तार ही देखिए। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, और पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतका गेंडोर तक। यहाँ मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल है। पूछिए। अचानक से लोग इन मिट्टी की झोपड़ियों से निकलकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे पक्की ईंटों वाले शहरों में कैसे पहुंच गए? देखिए, इस अचानक दिखने वाली छलांग के पीछे एक बहुत ही तार्किक अर्थशास्त्र काम कर रहा था। अर्थशास्त्र? हाँ, इसका मूल कारण है कृषि अधिशेष, मतलब एग्रीकल्चरल सरप्लस। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि जब तक एक इंसान को सुबह उठ के सिर्फ इस बात की चिंता होती है कि आज शिकार मिलेगा या नहीं, राइट, तब तक वो कोई नया उपकरण या वास्तुकला नहीं सोच सकता। हाँ, उसका पूरा दिमाग तो बस सर्वाइवल पे लगा होता है। बिल्कुल। लेकिन जब उपजाऊ नदी घाटियों में खेती शुरू हुई तो इंसान ने अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उगाना शुरू कर दिया। मतलब अब कल के खाने की चिंता खत्म हो गई। यही तो। और जब पेट भरा होता है तभी इंसान मतलब इनोवेशन करता है।
इस अतिरिक्त अनाज ने एक नई व्यवस्था बनाई। जो लोग खेती नहीं कर रहे थे वे अब बर्तन बना सकते थे, धातु का काम कर सकते थे या फिर व्यापार कर सकते थे। अरे वाह! तो इसी अनाज को स्टोर करने के लिए हड़प्पा में वो विशाल अन्नागार बने होंगे। और वहां का R37 शवधान भी तो मशहूर है। हाँ, और व्यापार के लिए ही लोथल में वो गोदीबाड़ा मतलब पूरा का पूरा डॉकयार्ड तैयार किया गया। वहां से 3 युगल समाधियां भी मिली हैं। और मोहनजोदड़ो का वृहत स्नानागार, वहां से नर्तकी की कांस्य मूर्ति और पशुपति शिव की मुहर भी तो मिली है। बिल्कुल, और क्योंकि इतनी बड़ी आबादी एक जगह रह रही थी तो धौलावीरा जैसे शहरों में पानी के प्रबंधन के लिए उन्नत शैलकृत जलकुंड बनाने पड़े। वहां से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। कालीबंगा में जुते हुए खेत और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और वहां पक्की और कच्ची दोनों ईंटें इस्तेमाल हुई। राखीगढ़ी तो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। और बनावली में वो मिट्टी का हल, और हाँ, रोपड़ में कुत्ते के दफन का साक्ष्य भी मिला है। तो ये सब कोई चमत्कार नहीं था, ये खाली समय और सरप्लस का नतीजा था जिसने एक किसान को इंजीनियर बना दिया। भरी पेट ने ही सभ्यता को गढ़ा है। ये बात सच में बहुत गहरी है, लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, कुछ भी हमेशा टिका नहीं रहता। सही का। सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, नगर उजड़ गए, और इसके बाद जो स्लाइड्स हमें दिखाती हैं वो एक बिल्कुल ही अलग दिशा है। हाँ, वैदिक काल। ऐसा लगता है कि ईंटों के शहर नष्ट होने के बाद इंसान ने विचारों और आध्यात्मिकता से एक नया समाज गढ़ने की कोशिश की। ये बदलाव बहुत दिलचस्प है। सिंधु सभ्यता भौतिक रूप से उन्नत थी, लेकिन वैदिक काल एक बौद्धिक ढांचा खड़ा करने के बारे में था। महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भारतीय ज्ञान के आधार बने और इन्हें समझने के लिए 6 वेदांग रचे गए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। स्रोतों में ऋग्वेद के 10 मंडलों का बहुत विस्तार से विश्लेषण है। हाँ, और हर मंडल समाज की अलग जरूरत पूरी कर रहा था। जैसे तीसरे मंडल में विश्वामित्र का गायत्री मंत्र है, 7वें में वशिष्ठ का वो दशराग्य युद्ध है। हाँ, जो रावी नदी के तट में लड़ा गया था। रावी, जिसे तब परुष्णी कहा जाता था, है ना? बिल्कुल। नदियों के नाम भी तो अलग थे। झेलम को वितस्था, स्वात को सुवास्तु, चेनाब को अस्किनी कहते थे। और व्यास विपासा थी, सतलुज शतद्रु, गंडक को सदानीरा और घग्गर को दृशदवती कहा जाता था। सही। और एक वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है 10वां मंडल, पुरुष सूक्त वाला। हाँ, जिसमें पहली बार समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने का वर्णन है। और बाद के वेदों में दर्शन और गहरा हो गया। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण या कठोपनिषद को ही देख लीजिए। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। और बृहदारण्यक में तमसो मां ज्योतिर्गमया। हाँ, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का जिक्र है। और अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से तो हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। लेकिन ये समाज सिर्फ दार्शनिक सवालों में ही नहीं उलझा था, इन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को भी एक सिस्टम में बांधा। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। और जबालोपनिषद के अनुसार 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 8 प्रकार के विवाह भी थे। जब मैं ये पढ़ रहा था ना, तो मुझे लगा कि ये तो इंसान की लाइफ प्लानिंग की एक प्राचीन स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट? मतलब कैसे? मतलब पैदा होने से मरने तक का पूरा रोड मैप तय कर दिया। कब पढ़ना है, कब शादी करनी है, कब रिटायर होना है। अरे वाह, ये बहुत सटीक रूपक है। और प्रशासन भी ऐसे चलता था। राजा की मदद के लिए 12 रत्निन होते थे, जैसे कर वसूलने वाले को भागदुग कहते थे, और कोषाध्यक्ष को संग्रहिता। लेकिन हर व्यवस्था में समय के साथ खामियां आने लगती हैं। बिल्कुल। स्रोतों से पता चलता है कि अंतिम चरण में ये स्प्रेडशीट बहुत जटिल हो गई थी। कर्मकांड इतने बढ़ गए कि आम आदमी परेशान हो गया। और जब सिस्टम ओवरलोड होता है तो एक नई क्रांति होती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ठीक यही हुआ, जैन और बौद्ध धर्म का उदय। हाँ, इन्होंने समाज को जटिल कर्मकांडों से मुक्त किया। जैन धर्म ने अपने 24 तीर्थंकरों के माध्यम से एक नया ढांचा दिया। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें वृषभ भी कहते हैं। दूसरे अजितनाथ, जिनका प्रतीक हाथी था। 23वें पार्श्वनाथ, सर्प प्रतीक वाले, और 24वें महावीर स्वामी, सिंह प्रतीक से साथ। महावीर जी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था और उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। और उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में प्राकृत भाषा में दिया था। बाद में धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं:
सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण और 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लेकिन यहां मुझे एक बात खटकती है। क्या बात? जैन धर्म वेदों को नहीं मानता, वो किसी रचयिता ईश्वर को भी नहीं मानता, फिर भी वो पुनर्जन्म और कर्म में सबसे ज्यादा विश्वास करता है। अब अगर कोई जज या ईश्वर ऊपर बैठा ही नहीं है तो इन कर्मों का हिसाब कौन रख रहा है? ये विरोधाभास कैसे काम करता? हाँ, देखिए, ये विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। ये उनकी आत्मा और कर्म को लेकर एक वैज्ञानिक समझ है। अच्छा। हाँ, जैन और बौद्ध धर्म में कर्म कोई दैवीय न्याय नहीं है। ये फिजिक्स के नियमों की तरह है, हर एक्शन का एक रिएक्शन। मतलब ग्रेविटी की तरह? बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण को काम करने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं होती। जैन दर्शन मानता है कि कर्म एक सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है। जब हम कुछ करते हैं तो वे कर्म हमारी आत्मा पर धूल की तरह चिपक जाते हैं। ओहो। तो मोक्ष पाने का मतलब ईश्वर को खुश करना नहीं, बल्कि खुद के आचरण से उस कर्म रूपी धूल को साफ करना है। कमाल है। मतलब कर्म एक यूनिवर्सल ऑटोमेटेड सिस्टम है। हाँ, और यही व्यावहारिक दृष्टिकोण बौद्ध धर्म में भी है। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उन्होंने निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिया, जिसे मध्य मार्ग कहते हैं। हाँ, न ज्यादा विलासिता न ज्यादा कष्ट। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, सुत्त, विनय और अभिधम्म में व्यवस्थित है। लेकिन मुझे उनकी 4 बौद्ध संगीतियां बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, पहली राजगृह में अजातशत्रु के समय, दूसरी वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय और चौथी कुंडलवन में कनिष्क के समय। एक ही धर्म को इतने बड़े सम्मेलन क्यों करने पड़े? क्योंकि जब विचार बड़ा होता है तो लोग उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। उन्हें इसे स्टैंडर्डाइज करना था। हालांकि चौथी संगीति में धर्महीन यान और महायान में बट ही गया। दर्शन का ये युग अद्भुत था। हाँ। लेकिन इन नए विचारों को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत राजनीतिक ढांचे की जरूरत थी। और यही से 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिनका जिक्र अंगुत्तर निकाय में है। अंग की चंपा, मगध का राजगृह, अवंती की उज्जैनी और गांधार की तक्षशिला। बुद्ध काय के 10 गणराज्यों का भी उल्लेख है, जैसे वैशाली के लिच्छवी और कपिलवस्तु के शाक्य। लेकिन इन सब में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। हाँ, क्योंकि वहां लोहे की खदानें थी। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और अंततः मौर्य वंश ने भारत का पहला बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। मौर्य साम्राज्य बनाया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर चाणक्य ने लिखा था। उनका सप्तांग सिद्धांत। हाँ, राज्य को मानव शरीर बताया। राजा शीर्ष, अमात्य आंखें, दुर्ग भुजाएं, कोश मुख, दंड मस्तिष्क, मित्र कान और जनपद जंघाएं। ये तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा है। कैसे? राजा सीईओ है, अमात्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोश फाइनेंस डिपार्टमेंट है और दंड लीगल टीम है। सब कनेक्टेड है। बहुत सही तुलना है। और इसी स्ट्रक्चर पर सम्राट अशोक ने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। 269 ईसा पूर्व में सत्ता में आए। और उन्होंने मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया। शिलालेखों पर ब्रह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी लिपियों में संदेश लिखवाए। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। पहले शिलालेख में जीव हत्या निषेध है, दूसरे में चिकित्सा। और 13वां शिलालेख तो कलिंग विजय और 5 यवन राजाओं के उल्लेख का दस्तावेज है। इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन भी कमाल था। साम्राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक की हायरार्की थी। 18 तीर्थ या अधिकारी होते थे, राजस्व के लिए समाहर्ता और कोषाध्यक्ष सन्निधाता। कर व्यवस्था भी तगड़ी थी। भाग, बलि, हिरण्य और विष्टि, मतलब बिगार भी शामिल था। इसके सदियों बाद एक दौर आया जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्वर्ण युग उत्तर और दक्षिण दोनों जगह समानांतर चल रहा था। दक्षिण में संगम युग, पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरै और कपाटपुरम में 3 संगम हुए। अगस्त्य ऋषि और नक्कीरर जैसे विद्वान थे। उनका प्रशासन मंडलम से लेकर ग्राम सभा तक था। और साहित्य, तोलकापियम जैसा व्याकरण, तिरुवल्लुवर का कूरल, शिलप्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। और उत्तर में गुप्त साम्राज्य, श्री गुप्त से शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया।
समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन कहा गया। विंसेंट स्मिथ द्वारा हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में उनके पराक्रम का वर्णन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली और उनके समय चीनी यात्री फाहियान आया था। और स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न तो मशहूर हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत लिखा। वराह मिहिर खगोल में, धन्वंतरी चिकित्सा में अमर सिंह भी थे। वास्तुकला में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का ईंटों का मंदिर बना। स्वर्ण के दीनार और रजत के रूपक सिक्के चले। लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद शक्तियों का टकराव हुआ। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। फिर हर्षवर्धन आए जिन्होंने नागानंद और रत्नावली लिखी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सी यू की में उनका जिक्र किया है। हर्षवर्धन उत्तर में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन फिर एक घटना हुई जो हमारे नजरिए को पलट देती है। आप ऐहोल अभिलेख की बात कर रहे हैं? जी। हम अक्सर उत्तर के राजाओं की विजय गाथा सुनते हैं। जी। लेकिन ऐहोल अभिलेख बताता है कि नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन और चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ और पुलकेशन द्वितीय जीत गया। दक्षिण के एक राजा ने उत्तर के सबसे शक्तिशाली सम्राट को रोक दिया। ये माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल। और वास्तुकला में भी पल्लव और चोल वंश पीछे नहीं थे। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर। उनके दरबार में भारवी थे जिन्होंने किरातार्जुनियम लिखा और दंडी जिन्होंने दशकुमार चरित लिखा। फिर चोल वंश आया जिसे विजयालय ने स्थापित किया। राजराज प्रथम का तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम बसाया। लेकिन चोल प्रशासन की सबसे बड़ी खूबी उनका स्वायत्त ग्राम प्रशासन था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, उनके पास गांव चलाने के लिए समितियां थीं, जिन्हें वारियम कहते थे। जैसे तालाबों के लिए एरी वारियम, बगीचों के लिए टोट वारियम। ये शुद्ध लोकतंत्र था। मतलब भारतीय सभ्यता ने शासन, धर्म और समाज की हर व्यवस्था का प्रयोग किया है। ये मानव जाति की एक विशाल प्रयोगशाला का रिकॉर्ड है। और आज की चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। क्या विचार? 4000 साल पहले धौलावीरा में जल संरक्षण की बेहतरीन व्यवस्था थी। 1000 साल पहले चोल साम्राज्य में तालाबों के लिए एरी वारियम जैसी लोकतांत्रिक समितियां थीं। और आज हमारे स्मार्ट शहर हर मॉनसून में पानी से जूझते हैं या सूखे का सामना करते हैं। क्या हमने विकास की अंधी दौड़ में अपने पूर्वजों के उस तकनीकी और प्रशासनिक ज्ञान को पीछे छोड़ दिया है? कुर्सी पर बैठते ही इतना कमजोर हो जाता है कि कोई और आकर तुरंत उससे वो कुर्सी छीन लेता है। बिल्कुल। और ये कोई किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है। 800 ईस्वी के आसपास ठीक ऐसा ही कुछ उत्तर भारत में हो रहा था। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास 11 ऐसे बेहद डिटेल्ड दस्तावेज हैं या स्लाइड्स कह लीजिए, जो 800 ईस्वी से लेकर 1857 तक के मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। और हमारा मिशन आज यही है कि इन 11 दस्तावेजों को हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्रमानुसार डिकोड करें। एक भी जरूरी डिटेल छूटेगी नहीं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ तारीखें रटने नहीं बैठे हैं। हाँ, वही तो, तारीखें तो किताबों में भी मिल जाती हैं। हम ये समझेंगे कि उस वक्त का सिस्टम काम कैसे करता था, सत्ता कैसे चलती थी। सही कहा, क्योंकि इतिहास को हम अक्सर इस चश्मे से देखते हैं कि क्या हुआ, पर जब तक हम ये नहीं समझते कि क्यों और कैसे हुआ, तब तक तस्वीर आधी ही रहती है। कैसे एक छोटा सा प्रशासनिक फैसला आने वाली कई सदियों का नक्शा बदल देता है, ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए उस म्यूजिकल चेयर्स वाले पहले दस्तावेज या पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। इसमें जिक्र है कन्नौज पर कब्जे के लिए हुए एक त्रिपाठी स्ट्रगल का, यानी त्रिकोणीय संघर्ष। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश 100 साल तक लड़े ये लोग। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कन्नौज में आखिर ऐसा क्या खास था। कन्नौज असल में उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र हुआ करता था। अच्छा। जो भी कन्नौज को कंट्रोल करता, गंगा की उपजाऊ घाटी और सारे मेन ट्रेड रूट्स पर उसका कब्जा हो जाता। लेकिन इस 100 साल के स्ट्रगल का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ? क्या? भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं बिल्कुल असुरक्षित हो गईं। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वैक्यूम पैदा हो गया। और इतिहास गवाह है कि वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता।
पड़ोसी तो ताक में बैठे ही थे। बिल्कुल, और यहीं से मुस्लिम आक्रमणकारियों का एंट्री पॉइंट बनता है। हाँ, हमारे नोट्स में साफ लिखा है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ। उसके बाद महमूद गजनवी आता है जिसने 17 बार आक्रमण किए। 1026 का सोमनाथ हमला तो सब जानते हैं। हाँ, और गजनवी के दरबार में अल बिरूनी और फिरदौसी जैसे विद्वान भी थे जिन्हें वो अपने साथ लाया था। सही कहा, पर उसके बाद जब मोहम्मद घोरी आता है ना, तो स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदली हुई लगती है। तराइन के युद्ध हुए 1191 और 92 में, और फिर 1194 का चंदावर का युद्ध। घोरी युद्ध के बाद वापस नहीं गया। तो मतलब क्या हम कह सकते हैं कि गजनवी का मॉडल हिट एंड रन था और घोरी एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह यहाँ इन्वेस्ट करने आया था? वाह, ये वेंचर कैपिटलिस्ट वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। गजनवी का मेन एम अपने सेंट्रल एशियन एम्पायर को फंड करने के लिए पैसा जुटाना था, पर घोरी समझ गया था कि बार बार आके लूटने से बेहतर है पूरे सिस्टम को ही अक्वायर कर लेना। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, वो भारत में एक परमानेंट फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन की नींव थी। और यहीं से हमारी दूसरी स्लाइड शुरू होती है। दिल्ली सल्तनत का उदय। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश शुरू किया। उसको उसकी उदारता के लिए लाख बख्श कहते थे, और उसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। पर असली फाउंडर तो इल्तुतमिश ही था ना? हाँ, इल्तुतमिश ही था, और उसने दो बहुत जरूरी काम किए थे। एक तो एकता व्यवस्था लागू की, और दूसरा 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया जिसे तुर्काने चहलगानी कहा गया। टंका और जितल की सिक्के भी उसने चलाए। पर एक बात मुझे हमेशा खटकती है, 40 हाईली एम्बिशियस सरदारों को इतनी पावर देना, क्या ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं था? देखिए, इल्तुतमिश उस वक्त कंट्रोल्ड डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा था। एकता सिस्टम कोई हमेशा के लिए दी गई जागीर नहीं थी। उसने जमीन से लगान वसूलने का हक जरूर दिया, पर वो उन ऑफिसर्स का बार बार ट्रांसफर करता रहता था। अच्छा, ताकि कोई अपनी अलग सरकार ना बना ले। सही पकड़ा। और जहां तक चाहलगनी की बात है, उसको एक बफर चाहिए था जो उसको बाकी दुश्मनों से बचाए। पर आपकी आशंका बिल्कुल ठीक है। उसके मरते ही ये चाहलगनी किंग मेकर बन गई और सुल्तानों को कठपुतली बना दिया। हाँ, और रजिया सुल्तान जैसी काबिल रूलर को भी इसी चालगनी ने ठीक से राज नहीं करने दिया। वो हिस्ट्री की अकेली महिला सुल्तान थी। पर मुझे लगता है कि इन तुर्क सरदारों ने उनके जेंडर को एक बहाना बना लिया, अपनी पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी छिपाने के लिए। बिल्कुल, वो एक महिला को ऑर्डर देते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पर इसके बाद आता है बलबन। उसने तो आते ही इस तुर्काने चाहलगनी का ही सफाया कर दिया। वही तो, बलबन की ब्लड एंड आयरन वाली नीति, और उसने दरबार में वो सिजदा और पायदोस की परंपरा शुरू की, जिसमें सुल्तान को घुटनों पर बैठकर चुमना पड़ता था, और खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की परछाई बताया। मुझे तो ये सब पढ़कर लगता है कि ये बस एक साइकोलॉजिकल पीआर स्टंट था, लोगों में खौफ पैदा करने का। पीआर स्टंट सुनने में थोड़ा हल्का शब्द लगता है, पर असल में बलबन एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा था। कैसे? उसको पता था कि सुल्तान के पद की जो इज्जत थी वो खत्म हो चुकी है। सरदार अपने आप को सुल्तान के बराबर समझने लगे थे। तो जब तक वो खुद को किसी दैवीय यानी डिवाइन लेवल पर स्टैब्लिश नहीं करता, बचे हुए चाहलगानी वाले उसको भी मरवा देते। अच्छा, इसीलिए उसने फारसी परंपराओं का सहारा लिया। एक ऐसी अभेद्य ऑरा बनाई कि लोग उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से भी कांपने लगे। बाप रे, पूरा दर का निजाम। चलिए अब तीसरी और चौथी स्लाइड पर चलते हैं। यहां हमारा सामना होता है सल्तनत के पीक से, खिलजी और तुगलक वंश। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी आता है, खुद को सिकंदर ए सानी कहता था, मतलब दूसरा सिकंदर। हाँ, मलिक कफूर उसकी सेना का मेन आदमी था। घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की उसने। पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है उसके स्ट्रिक्ट मार्केट प्राइस कंट्रोल की। पिछली बार आपने इसको मिलिट्री इकोनॉमिक्स बताया था, पर मुझे समझ नहीं आता, अगर प्राइसेस फिक्स कर दिए गए तो इससे किसान की कमर नहीं टूट गई होगी? कोई किसान घाटे में अपना अनाज क्यों बेचेगा? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। और देखिए, सच कहूं तो ये कोई पब्लिक वेलफेयर स्टेट नहीं था। अलाउद्दीन को लगातार हो रहे मंगोल हमलों से बचना था और पूरे भारत को जीतना था, जिसके लिए बड़ी फौज चाहिए। हाँ, और इतनी बड़ी सेना को ज्यादा कैश सैलरी देना खजाने को तुरंत खाली कर देता। इसीलिए उसने रोजमर्रा की चीजों के दाम एकदम फिक्स कर दिए, और किसानों को नुकसान ना हो इसके लिए उसने पता क्या किया? क्या किया? उसने बिचौलियों को यानी मिडलमैन को पूरी तरह खत्म कर दिया। सरकार सीधे किसान से अनाज खरीदती थी, और वो भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ।
मतलब जबरदस्ती इकोनॉमी को कंट्रोल में रखने का तरीका। क्रूल था, पर उस वक्त के हिसाब से बहुत इफेक्टिव रहा। लेकिन ये जोर जबरदस्ती हमेशा काम नहीं आती। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ठीक यही हुआ। गियासुद्दीन तुगलक ने तो चलिए नहरें बनवाई, पर मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज तो मतलब मुझे वो किसी विजनरी स्टार्टअप सीईओ जैसा लगता है। विजनरी स्टार्टअप सीईओ, हाँ, जिसके पास आइडियाज तो फ्यूचर के हैं, पर जिसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल जीरो है। राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट करना, और सबसे बड़ी बात वो टोकन करेंसी, तांबे के सिक्के चलाना। वही तो, आज हम सब पेपर मनी और फिएट करेंसी यूज करते हैं ना, तो उस वक्त तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के वैल्यू पर चलाना सच में टाइम से बहुत आगे का आइडिया था। पर आइडिया को इम्प्लीमेंट करना तो फेल हो गया ना। बिल्कुल, एक कच्चे स्टार्टअप सीईओ की तरह उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी टकसाल यानी मिंटिंग प्रेस पर सरकार की मोनोपोली सिक्योर्ड नहीं रखी। अरे तो इसका मतलब कोई भी अपने घर में सिक्का बना सकता था। ठीक यही हुआ। हर कुम्हार, हर लोहार का घर एक टकसाल बन गया। लोग जाली तांबे के सिक्के बनाते, उससे टैक्स भरते और असली चांदी के सिक्के अपने पास दबाकर बैठ गए। वाह प्रे, इकोनॉमी तो फिर रातों रात बैठ गई होगी। हाँ, और 1333 में जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, उसने अपनी किताब रहला में इस भयंकर केओस का पूरा डिटेल में वर्णन किया है। इस डिजास्टर के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। हमारे नोट्स कहते हैं कि उसने बहुत वेलफेयर के काम किए। दीवाने खैरात और दासों के लिए दीवाने बंदागान बनाया, पर साथ ही ब्राह्मणों पर जिजिया टैक्स भी लगा दिया। ये मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। एक तरफ वेलफेयर, दूसरी तरफ जिजिया। कॉन्ट्रडिक्टरी जरूर लगता है, पर ये उसकी पॉलिटिकल मजबूरी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के उन अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स ने पूरे स्टेट को अनस्टेबल कर दिया था। फिरोज शाह को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उलेमाओं और ऑर्थोडॉक्स क्लास का सपोर्ट हर हाल में चाहिए था। अच्छा, तो उन्हें खुश करने के लिए जिजिया लगाया। सही समझे। इस्लामी कानून स्ट्रिक्ट किए, पर जनता का गुस्सा शांत करने के लिए वो चैरिटी डिपार्टमेंट्स भी खोल दिए। बैलेंसिंग एक्ट था। इसके बाद आते हैं सैयद और लोदी वंश। सैयद वंश खिज्र खान ने शुरू किया, फिर लोदी वंश में सिकंदर लोदी, जिसने 1504 में आगरा बसाया और नापने के लिए गजे सिकंदरी चलाया, और आखिर में इब्राहिम लोदी, जो 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में हार जाता है। हाँ, पर इस पूरे दौर में एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा। वजीर और दीवाने अर्ज जैसे डिपार्टमेंट। बिल्कुल, वजीर जो फाइनेंस देखता था, दीवाने अर्ज जो बलबन ने बनाया था मिलिट्री के लिए, या दीवाने आमिर कोही जो एग्रीकल्चर का था। ये ब्यूरोक्रेसी उस दौर का असली ऑपरेटिंग सिस्टम थी। सुल्तान चाहे कोई भी बदल जाए, वही ब्यूरोक्रेसी लगान वसूलती थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज हमारी 5वीं स्लाइड में है। इतनी लड़ाइयां और इंस्टेबिलिटी चल रही थी, फिर भी आर्किटेक्चर और लिटरेचर कभी नहीं रुका। ऐबक का 2.5 दिन का झोंपड़ा, अलाउद्दीन का अलाय दरवाजा, अमीर खुसरो का साहित्य। इतने क्योस में कोई बिल्डिंग क्यों बनवाएगा? क्योंकि मध्यकाल में आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट पत्थर का शौक नहीं था, वो सत्ता का मैनिफेस्टो होता था। जब कोई राजा आसमान छूती इमारत बनवाता था, तो वो एक क्लियर मैसेज देता था। क्या मैसेज? कि देखो, मेरे पास इस इमारत को बनवाने के लिए पैसा भी है और इस देश में शांति बनाए रखने की ताकत भी। वाह, ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं। चलिए अब उत्तर भारत के इस ड्रामा से निकलकर थोड़ा दक्कन यानी साउथ की तरफ चलते हैं। स्लाइड 6 पर। ठीक उसी वक्त जब नॉर्थ में सल्तनत चल रही थी, 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हाँ, इसमें 4 वंश थे, संगमा, सलवा, तुलवा और अराविदु। कृष्णदेवराया का दौर इसका गोल्डन एज था ना। उन्होंने हजारा रामास्वामी मंदिर बनवाया और अमुक्त माल्यदा जैसी किताब लिखी। पर हमारे नोट्स बताते हैं कि विजयनगरा सिर्फ कल्चरल सेंटर नहीं था, वो एक बहुत मैसिव इकोनॉमिक मशीन था। बिल्कुल था, और ये हमें कैसे पता चलता है? उन फॉरेन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स से जो वहां आए थे, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक और डोमिंगो पायस। ये लोग तो जैसे उस वक्त के ग्लोबल इकोनॉमी ऑब्जर्वर्स थे। हाँ, उन्होंने वहां के बाजारों का जो जिक्र किया है कि सड़कों पर खुलेआम हीरे, जवाहरात और मसालों का ट्रेड होता था, और उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसे शिष्ट कहते थे, वो इतना सिस्टमैटिक था कि उसी से विजयनगरा की इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन होती थी। पर फिर 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। बीजापुर, गोलकंडा, अहमदनगर और बिदार ने मिलकर विजयनगरा को पूरी तरह मिटा दिया।
और ये सारे स्टेट्स उस बहमनी राज्य का हिस्सा थे जो खुद 5 टुकड़ों में टूट चुका था। मुझे ये समझाइए, इस एक युद्ध ने साउथ इंडिया की जियोपॉलिटिक्स को कैसे पलट दिया? देखिए, सदियों से दक्कन में विजयनगरा और बहमनी किंगडम्स के बीच एक बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ था, एक दूसरे को रोके रखते थे। तालीकोटा की युद्ध में विजयनगरा के खत्म होते ही वो बैलेंस पूरी तरह टूट गया। दक्कन के सुल्तान्स बाद में आपस में ही लड़ने लगे और कमजोर हो गए, और इसी वैक्यूम ने पहले मुगलों को और बाद में अंग्रेजों को साउथ में घुसने का रास्ता दे दिया। हिस्ट्री में वैक्यूम सच में बहुत खतरनाक चीज है। खैर, अब स्लाइड 7 और 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ युद्ध के मैदान से अलग समाज में एक स्पिरिचुअल और कल्चरल वेव चल रही थी, भक्ति और सूफी आंदोलन। सही कहा। साउथ में एल्वार और नयनार संत थे, शंकराचार्य का अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद फैल रहा था। और दूसरी तरफ सूफी सिलसिले थे, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। पर मेरा सवाल यह है कि इस आध्यात्मिक वेव को हम एक स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल टाइमलाइन में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी बड़ी पॉलिटिकल ताकत एक डीप सोशल आइडेंटिटी के बिना खड़ी नहीं हो सकती। भक्ति संतों ने, खासकर महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय ने, और सूफी संतों ने जन्म और जाति की ऊंच नीच को ओपनली चैलेंज किया। लोकल भाषाओं में बात करते थे वो। बिल्कुल। और इस कल्चरल अवेकनिंग ने ही वो ग्राउंड बनाया जिस पर आगे चलकर मराठा और सिख जैसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ताकतें खड़ी हुई। अरे वाह, ये बात तो सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज पर आकर जुड़ती है। 1665 की पुरंदर की संधि और 1674 में उनका राज्याभिषेक। उनका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा मॉडर्न था, स्वराज, महल, तर्फ। पर मेरा ध्यान उनके अष्टप्रधान पर जाता है, पेशवा, अमात्या वगैरह। क्या ये सच में आज की मॉडर्न कैबिनेट जैसा था या बस पुराने सामंती सिस्टम का नया नाम? नहीं, ये सामंती सिस्टम मतलब फ्यूडल मॉडल से बहुत अलग था। शिवाजी की दूरदृष्टि ये थी कि अष्टप्रधान का कोई भी पद हेरिडिटरी यानी वंशानुगत नहीं था। मतलब आज जो पेशवा है जरूरी नहीं उसका बेटा ही अगला पेशवा बनेगा। एकदम ठीक। और सबसे बड़ी बात, हर मंत्री सीधे छत्रपति के प्रति जवाबदेह था और उन्हें जागीरें नहीं, कैश सैलरी मिलती थी। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत रिफाइंड वर्जन था। पर आगे चलकर हम देखते हैं कि पेशवाओं के दौर में मराठा साम्राज्य कई ट्रीटीज यानी संधियों में उलझ गया। हमारी लिस्ट में है पुरंदर की दूसरी संधि 1776, सालबाई 1782 और बसेन 1802। अगर मराठे इतने पावरफुल थे तो वो बार बार संधियां क्यों कर रहे थे? यहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइकोलॉजिकल डिप्लोमेसी का खेल शुरू होता है। अंग्रेज जानते थे कि मराठों से सीधे टकराना आसान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन ट्रीटीज के जरिए, खासकर बसेन की संधि से, मराठा सरदारों को जैसे सिंधिया, होलकर और पेशवा को आपस में ही लड़ा दिया। ये बस डिवाइड एंड रूल नहीं था, बल्कि मराठों को उनकी ही पॉलिटिक्स में उलझाकर अंदर से खोखला करने की स्ट्रैटेजी थी। बहुत शातिर दिमाग थे। और इसी वक्त नॉर्थ में, पंजाब में एक और नई शक्ति उभर रही थी, सिख संप्रदाय। हमारे नोट्स में गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक की पूरी जर्नी है। गुरु अंगद जी ने गुरमुखी लिपि शुरू की, गुरु अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर बनवाया और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। मैं इसको सिर्फ धर्म के एंगल से नहीं देखता, मुझे लगता है खालसा पंथ का बनना वहां के पावर डायनेमिक्स को पूरी तरह बदलने वाला डिसीजन था। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दिल्ली में मुगल सत्ता और लोकल गवर्नर्स के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। ऐसे में खालसा पंथ का आना एक एगैलिटेरियन और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने का ऐलान था। गुरमुखी लिपि हो या अपना अलग तीर्थ स्थल, ये सब एक ऐसी मजबूत पहचान बना रहे थे जिसे मुगल कभी दबा नहीं सके। चलिए, अब जब मुगलों का नाम आ ही गया है तो हम अपने सबसे हेवी दस्तावेजों की तरफ आते हैं। स्लाइड 9 और 10। मुगल साम्राज्य। 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया, फिर खानवा, चंदेरी और घाघरा जीता। हाँ, और उसके बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज में हराकर बाहर कर दिया था। पर फिर अकबर आता है 1556 से 1605, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। मुझे बाबर और अकबर के बीच बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। बाबर एक ग्रेट जनरल था जिसने तोपखाने का यूज किया, पर अकबर तो एक पूरा स्टेट्समैन था। 10 प्रथा खत्म करना, जिजिया हटाना, इबादत खाना, दीने इलाही। क्या अकबर की ये सुलेह कुल की पॉलिसी उसकी पर्सनल उदारता थी या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मास्टर प्लान था? देखिए, पॉलिटिक्स में पर्सनल उदारता से इतने बड़े साम्राज्य नहीं चलते। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का हाल देखा था।
वो जानता था कि सिर्फ एक छोटी सी फॉरेन एलीट क्लास के दम पर भारत जैसे देश में आप लंबे वक्त तक राज नहीं कर सकते। तो उसने राजपूतों से रिश्ते बनाए। हाँ, राजपूतों से शादियां करना, जिजिया टैक्स हटाना, ये सब मेजॉरिटी पब्लिक और लोकल लीडर्स को मुगल सिस्टम का स्टेक होल्डर बनाने की स्कीम थी। ये एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन अकबर के बाद जहांगीर, जिसके टाइम में आर्ट फोकस में था, और कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो आए थे, और शाहजहां के बाद मुगलों का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फ्लॉ दिखता है। उत्तराधिकार की युद्ध। सही पकड़ा, वॉर ऑफ सक्सेशन। दारा शिकोहर औरंगजेब के बीच की वो खतरनाक जंगें, धर्मज, सामूगढ़, द्योराई। मुगलों में सबसे बड़े बेटे को राज मिलने का कोई कानून ही नहीं था, हमेशा खून खराबा होता था। क्या ये उनके सिस्टम का फेलियर था, या उन्होंने इंटेंशनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली अप्रोच रखी थी? ये उनकी सेंट्रल एशियन जड़ों से आता है। चंगेजी और तैमूरी ट्रेडिशन में एम्पायर को सारे भाइयों में बांटने का रिवाज था। अब इंडिया में वो एम्पायर बांट तो नहीं सकते थे। तो एक ही रास्ता था, लड़कर जीतो। बिल्कुल। इसका एक फायदा ये था कि तख्त पर हमेशा एक वॉर टेस्टेड और बहुत ताकतवर राजा बैठता था। लेकिन नुकसान, हर बार पावर ट्रांसफर के वक्त एम्पायर के सबसे बेस्ट जनरल और रिसोर्सेज आपस में ही लड़कर बर्बाद हो जाते थे। और इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जीत कर निकलता है औरंगजेब, जिसने आलमगीर का टाइटल लिया और जिजिया फिर से लगा दिया। हमारे नोट्स में यहाँ उनकी मनसबदारी व्यवस्था का बड़ा डिटेल दिया है, जात और सवार। अब इसको अगर आज के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो क्या जात किसी ऑफिसर का सैलरी बैंड था और सवार उसका प्रोजेक्ट बजट? अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। जात से ये तय होता था कि दरबार में उस ऑफिसर का रैंक क्या होगा और उसकी पर्सनल सैलरी क्या होगी। और सवार? सवार ये डिसाइड करता था कि उसे सरकार की तरफ से कितने घोड़े और सैनिक मेंटेन करने हैं। यही मनसबदारी वो ग्लू थी, वो गोंद थी जिसने पूरी मुगल आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को जोड़कर रखा था। और इसको फंड करती थी उनकी 10 साला सिस्टम वाली लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। पर औरंगजेब के बाद ये गोंद उखड़ने लगी थी। हम अपने आखिरी दस्तावेज यानी 11वीं स्लाइड पर आ गए हैं। मुगलों का पतन। एक तरफ देखिए इन्होंने क्या बिल्डिंग बनवाई है, बाबर की मॉस्क्यू, अकबर का बुलंद दरवाजा, शाहजहां का लाल किला और जामा मस्जिद। और साहित्य में बाबर की तुजुके बाबरी, गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा। हाँ, पर इस पूरे आर्ट और कल्चर के पर्दे के पीछे एम्पायर अंदर से सड़ रहा था। लेटर मुगल्स, बहादुर शाह प्रथम से लेकर 1857 के बहादुर शाह जफर तक, ये तो बस नाम के राजा थे। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर हमला। मैं सोच रहा था, क्या नादिर शाह ने मुगलों को कमजोर किया या उसने सिर्फ दुनिया को बता दिया कि ये पहले से कितने कमजोर हैं? मैं पूरी तरह मानती हूँ कि उसने सिर्फ सच्चाई सामने रखी। नादिर शाह का आक्रमण एक एक्सरे की तरह था। एक्सरे, हाँ, जिसने मुगल साम्राज्य की टूट चुकी हड्डियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। उसने मयूर सिंहासन और कोहिनूर तो लूटा ही, पर सबसे बड़ा डैमेज पता है क्या था? क्या था? उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी फॉरेन पावर्स को ये क्लियर सिग्नल दे दिया कि अब दिल्ली का तख्त कंप्लीटली हॉलो है, कोई भी आकर छीन सकता है। और उसके बाद 1764 के बक्सर के युद्ध ने रही सही कसर पूरी कर दी। क्या अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर रहा है ये पूरा। 800 ईस्वी की उस म्यूजिकल चेयर से देकर इख्ता और मनसबदारी के अजीब एक्सपेरिमेंट्स, फिर भक्ति और सूफी आंदोलन का सोशल रेवोल्यूशन, और मुगलों के पीक से होते हुए उनके पतन तक। मतलब भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं की लिस्ट नहीं है, ये सारे सिस्टम्स के बनने और टूटने की स्टोरी है। सच में। और देखिए, अगर हम इन 1000 सालों की पूरी स्टोरी से एक सबसे बड़ा टेक अवे निकाले ना, तो वो यही है, जब जब किसी शासक ने, चाहे वो कृष्णदेवराय हो या अकबर, मिलिट्री पावर के साथ साथ एक इंक्लूसिव सिस्टम बनाया, सबको साथ लेकर चले, हाँ, आर्ट को सपोर्ट किया, अलग अलग थॉट्स को जगह दी, तो उनके एम्पायर बहुत लंबे टाइम तक फले फूले। लेकिन जैसे ही इनकी पॉलिसीज में एक्सट्रीमिज्म यानी अतिवाद आया, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के वो अजीब एक्सपेरिमेंट्स या औरंगजेब की कट्टरता, बिल्कुल, तब इतने विशाल और अभेद्य लगने वाले साम्राज्य भी अपने ही बोझ के नीचे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता और पावर का परमानेंस सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि उन पॉलिसीज के बैलेंस में छुपा है, जो सोसाइटी के हर तबके को साथ लेकर चलती हैं। अब कोई भी सोचेगा कि ये सिर्फ पुरानी हिस्ट्री नहीं है, बल्कि आज के दौर की पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर भी उतनी ही अप्लाई होती है। एक ऐसी थॉट जिस पर हम सबको आराम से सोचना चाहिए।
तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिल्म की कहानी जैसी लग रही है। बिल्कुल, लेकिन श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत के इतिहास में ठीक ऐसा ही हुआ था। जी हाँ, एकदम सही कहा आपने। आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का विषय यही है। हमारे पास 1498 से लेकर 1947 तक के आधुनिक भारतीय इतिहास के मास्टर रिवीजन का एक पूरा खजाना है। बहुत ही शानदार विषय है। हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे केवल मसालों का व्यापार करने आई कुछ कंपनियां एक विशाल उपमहाद्वीप की नियति तय करने लगी। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। ये मेहमान वाली एनालॉजी ना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि देखिए इतिहास केवल तारीखों और सालों का रट्टा मारना नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य और कारण की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। आज अगर हम दुनिया की राजनीति या भारत की स्थिति को समझना चाहते हैं ना, तो हमें उस नींव को समझना होगा जो सदियों पहले यूरोपीय जहाजों के भारत पहुंचने के साथ रखी गई थी। तो चलिए उसी दौर में चलते हैं जब समंदर के रास्ते यूरोप की अलग अलग ताकतें भारत की तरफ आ रही थीं। शुरुआत 1498 में पुर्तगालियों से हुई जब वास्को डी गामा यहाँ पहुंचा। जी। फिर 1503 में उन्होंने कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। अल्मीडा और अल्बुकर्क जैसे गवर्नरों ने तो 1510 में बकायदा गोवा को ही जीत लिया। मतलब मेहमान ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। और सिर्फ पुर्तगाली नहीं ना, मुनाफे की खुशबू सबको खींच रही थी। 1605 में डच आ गए। अच्छा। हाँ, जिन्होंने 1620 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा ली। फिर वो ताकत आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब अंग्रेज। बिल्कुल अंग्रेज। 1608 में कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो के साथ उनका आगमन हुआ और 1613 में उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई। और ये बात तो बहुत ही अजीब लगती है कि 1661 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई का पूरा इलाका दहेज में ही दे दिया। कमाल है ना, जमीन हमारी और दहेज में ये लोग एक दूसरे को दे रहे थे। सच में। खैर, फिर 1620 में डेनिश ट्रैंकोबार में आए। 1668 में फ्रांसीसियों ने भी सूरत में फैक्ट्री बनाई। और फ्रैंक मार्टिन ने तो पौंडीचेरी शहर ही बसा दिया था। हाँ एकदम सही। और आखिर में 1731 में स्वीडिश भी भारत आए। हालांकि उनका मुख्य फोकस चीन के व्यापार पर ही था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये सब तो व्यापारी थे ना, तो व्यापार से शासन तक का ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। इसकी स्क्रिप्ट दो बहुत ही अहम युद्धों में लिखी गई। पहला था 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बिल्कुल। लोग इसे एक बड़ी सैन्य जीत मानते हैं, लेकिन असल में ये एक कूटनीतिक जीत थी। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। ये एक तरह का धोखा था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का दरवाजा खोला। समझ गई। लेकिन असली सत्ता और सैन्य ताकत स्थापित हुई 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध से। यहाँ अंग्रेजों का सामना किसी एक से नहीं बल्कि 3 बड़ी ताकतों से था। हाँ, मैंने पढ़ा है। जहाँ एक तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना खड़ी थी। जी। और उनके सामने था अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो। बिल्कुल। और मुनरो ने इस संयुक्त सेना को हरा दिया। बक्सर ने यह साबित कर दिया कि अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी सैन्य ताकत हैं। मतलब ये युद्ध प्लासी से ज्यादा निर्णायक था। एकदम। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये इतिहास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ और 16 अगस्त को शुजाउद्दौला के साथ संधि की। और इसी संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए ना? हाँ, मतलब अब कर वसूलने का कानूनी अधिकार अंग्रेजों के पास था। व्यापारी अब आधिकारिक रूप से शासक बन गए थे। तो यहाँ से उनका साम्राज्यवादी विस्तार शुरू होता है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने सीधे पूरे भारत पर हमला नहीं किया बल्कि एक एक करके सबको रास्ते से हटाया। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले उनके सामने फ्रांसीसी थे जिन्हें उन्होंने 3 कर्नाटक युद्धों में हराया। पहला 1746 से 48 तक चला जो एक्सला चैपेल की संधि से खत्म हुआ, और दूसरा 1749 से 54 तक चला जिसमें पौंडीचेरी की संधि हुई, और तीसरा 1758 से 63 तक चला जो पेरिस की संधि पर जाके रुका। इसी तीसरे युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था जिसने भारत में फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर ही खोल कर दिया। बिल्कुल। फ्रांसीसियों को हटाने के बाद उनका निशाना देसी रियासतें थीं, जैसे मैसूर,
हाँ, अंग्रेजों ने आंग्ल मैसूर युद्धों की एक पूरी श्रृंखला लड़ी। प्रथम युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ, जो मद्रास की संधि से थमा। द्वितीय युद्ध 1780 से 84 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय लड़ा गया और मंगलौर की संधि हुई। और तृतीय युद्ध 1790 से 92 में कॉर्नवालिस के समय हुआ, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि थोपी गई। और आखिरकार 1799 के चतुर्थ युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली के समय टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और मराठों के साथ भी तो अंग्रेजों ने यही रणनीति अपनाई थी ना? जी बिल्कुल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला और साल बाई की संधि पर खत्म हुआ। द्वितीय युद्ध जो 1803 से 6 तक चला, उसमें देवगांव, सुरजी अर्जुन गांव और राजपुर घाट की अलग अलग संधियां हुई। हाँ, और फिर तृतीय युद्ध 1817 से 18 में पूना और ग्वालियर की संधि हुई। और कमाल देखिए, अंग्रेजों ने मराठा शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया। सिखों के साथ भी यही हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच लाहौर की संधि से निपटा। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में डलहौजी ने सीधे पंजाब का विलय कर लिया और मशहूर कोहिनूर हीरा ब्रिटिश ताज के पास पहुंच गया। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक उलझन है। कैसी उलझन? मतलब एक तरफ तो ये विस्तार हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये जो गवर्नर जनरल थे, ये भारत में बड़े बड़े बदलाव भी कर रहे थे। बदलाव? आप किन बदलावों की बात कर रही हैं? जैसे देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया, घेरे की नीति जिसे रिंग फेंस कहते हैं वो बनाई, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। हाँ, ये तो है। फिर कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और उसे भारत में सिविल और पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता है। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, हालांकि उसने हैदराबाद, मैसूर, अवध और पेशवा पर सहायक संधि भी थोपी। जी बिल्कुल। और विलियम बेंटिक ने तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया, ठगी प्रथा खत्म की, और वो 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। सही कह रही हैं आप। और सबसे ज्यादा भ्रामक लगता है लॉर्ड डलहौजी। उसने व्यवगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी खतरनाक नीति लागू की, लेकिन उसी ने 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई, PWD बनाया और 1854 में शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच भी लाया। तो आपका सवाल क्या है? सवाल यह है कि तो क्या अंग्रेज वास्तव में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज सुधार रहे थे, या ये सिर्फ एक दिखावा था? ये बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर लोग इसी सुधार के छलावे में आ जाते हैं। अच्छा। वे रेलवे इसलिए नहीं बनी थी कि आम भारतीय तीर्थ यात्रा पर जा सकें। रेलवे भारत का कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाने और विद्रोह होने पर ब्रिटिश सेना को सुदूर इलाकों तक ले जाने के लिए बनी थी। मतलब अपने ही फायदे के लिए। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था के पीछे एक ही सिद्धांत काम कर रहा था और वो था शोषण। सही बात है। अगर हम दादाभाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को समझे ना, जिसे उन्होंने अपनी किताबों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में समझाया है, तो तस्वीर साफ होती है। वो कैसे? ये ऐसा था जैसे कोई स्पंज गंगा नदी से पानी सोखकर टेम्स नदी में निचोड़ दे। रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी यही साबित करती है कि भारत को कानूनी तौर पर लूटा जा रहा था। मतलब ये जो अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाएं या लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, वो भी इसी लूट का हिस्सा थे। बिल्कुल। अंग्रेजों ने इसे बड़ी चालाकी से 3 हिस्सों में बांटा। हाँ। पहली थी 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लाई गई स्थायी बंदोबस्त। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के 19% भूभाग पर लागू थी, जहां जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया ताकि वो किसानों से लगान निचोड़कर अंग्रेजों को दे। बाप रे। और दूसरी थी रैयतवाड़ी, जिसे थॉमस मुनरो ने 1820 में लाया। ये बॉम्बे, मद्रास, असम के 51% भूभाग पर थी। इसमें किसान सीधे अंग्रेजों को टैक्स देते थे। और तीसरी व्यवस्था कौन सी थी? तीसरी थी 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाई गई महालवाड़ी। ये यूपी और पंजाब के 30% भूभाग पर थी, जहां गांव का मुखिया कर वसूलता था। इन सबका एक ही काम था, किसानों का खून चूसना। डलहौजी के समय 1852 में जो इनाम आयोग बना था, उसका काम भी तो शायद यही था ना? बिल्कुल। उसका काम उन जमीनों की जांच करना था जो कर मुक्त थीं, ताकि उन पर भी टैक्स लगाया जा सके। जब किसानों और आम लोगों की ऐसी हालत कर दी जाएगी, जमीनें छिनेंगी, तो गुस्सा तो फूटेगा ही। लाजमी है। हम हमेशा 1857 की क्रांति की बात करते हैं,
लेकिन जमीनी आवाजें उससे बहुत पहले से उठने लगी थीं, क्योंकि जब पेट पर लात पड़ती है तो इंसान बगावत करता ही है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम जनजातीय विद्रोहों की लिस्ट देखें ना, तो 1768 में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ। 1812 में सिवरम के नेतृत्व में भीलों ने हथियार उठाए। हाँ, और 1827 में राजा तीरथ सिंह के साथ खासी विद्रोह हुआ। 1831 में बुद्धो भगत के साथ कोल विद्रोह और 1855 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विशाल संथाल विद्रोह। और बाद में 1899 में बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह। नागरिक विद्रोह भी कम थोड़े थे। हाँ, 1763 में ही सन्यासी विद्रोह हो गया था, जिसका वर्णन बंकिम चंद्र ने अपनी किताब आनंद मठ में किया है। 1776 में मजनून शाह का फकीर विद्रोह, 1822 में चित्तूर सिंह का रामोसी विद्रोह और 1824 में रानी चेन्नम्मा का कित्तूर विद्रोह। और उन किसानों के आंदोलन तो सीधे तौर पर आर्थिक शोषण का ही नतीजा थे। जैसे विष्णु और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में 1859 और 60 का नील विद्रोह, 1873 में ईशान चंद्र राय का पाबना विद्रोह, 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था। हाँ, और 1918 का खेड़ा, 1920 का अवध किसान आंदोलन, 1921 में अली मुसलियार का मोपला विद्रोह, 1928 में सरदार पटेल का बारदोली सत्याग्रह या 1946 का तेभागा आंदोलन। इन सबको देखकर लगता है ना कि 1857 अचानक हुआ कोई विद्रोह नहीं था। ये सदियों से सुलगते हुए ज्वालामुखी का महाविस्फोट था। आपकी बात 16 आने सच है। 1857 की क्रांति रातों रात सैनिकों के गुस्से से नहीं भड़की थी। ये आर्थिक तबाही, सांस्कृतिक छेड़छाड़ और राजनीतिक अन्याय का एक संचित परिणाम था। क्युमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं। 10 मई को मेरठ से इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, लेकिन इसकी चिंगारी मंगल पांडे पहले ही बैरकपुर में सार्जेंट ह्यूसन की हत्या करके लगा चुके थे। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 का फैलाव कितना व्यापक था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां मोर्चा संभाले हुए थे, जिसे अंग्रेज अधिकारी निकलसन और हडसन ने दबाया। लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, जिनका दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया। कानपुर में नाना साहब थे, वहां भी कैंपबेल ने ही दमन किया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जनरल ह्यूरोज लड़ा। और जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के खिलाफ विलियम टेलर खड़ा था। इसके अलावा फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान और इलाहाबाद से लियाकत अली भी तो इस महासंग्राम के नायक थे। जी हाँ, इस विद्रोह की गहराई को समझना हो तो उन पुस्तकों को देखना चाहिए जो इस पर लिखी गईं। वीडी सावरकर ने इसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा और अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन लिखी ना। बिल्कुल, और आरसी मजूमदार ने सिपॉय म्यूटिनी लिखी। 1857 का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अच्छा, अब सत्ता सीधे ब्रिटेन के राजा या रानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। तो वायसरायों के इस दौर में नीतियां कैसे बदल रही थीं, ये भी समझना जरूरी है। लॉर्ड मेयो आया, जिसके समय 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई। हाँ, फिर लॉर्ड लिटन आया जो भारतीयन की आवाज दबाने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ले आया। उसके बाद लॉर्ड रिपन आया, जिसे थोड़ा उदार माना जाता है क्योंकि उसने स्थानीय स्वशासन शुरू किया और इल्बर्ट बिल लाया। और रिपन के समय ही 1882 में शिक्षा के लिए हंटर आयोग भी बना था। फिर तो सबसे बदनाम वायसराय लॉर्ड कर्जन का दौर आया। इसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। कर्जन के समय में अकाल, सिंचाई, रेलवे और पुलिस सुधार के नाम पर कई आयोग बने, जैसे अकाल के लिए मैकडॉनल आयोग जो 1900 में बना, और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए रैले आयोग 1902 में। बाद में चेम्सफोर्ड के समय 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए सैडलर आयोग भी बना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। 1857 की सैन्य विफलता ने भारतीयों को ये समझा दिया था कि जब तक हमारा समाज अंदर से बटा हुआ रहेगा, उसमें कुरीतियां रहेंगी, तब तक हम बाहर के दुश्मन से नहीं लड़ सकते। क्या मैं सही सोच रही हूँ? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। समाज सुधारकों ने यह महसूस कर लिया था कि जब तक सामाजिक कुरीतियों का इलाज नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय एकता एक सपना ही रहेगी।
और यहीं से भारत का सामाजिक सांस्कृतिक नवजागरण शुरू होता है। जैसे हिंदू सुधार आंदोलनों में सबसे बड़ा नाम था राजा राम मोहन राय का। हाँ, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और जिन्हें भारतीय नवप्रभात का तारा कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और 1875 में आर्य समाज बनाया। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अलावा 1867 में प्रार्थना समाज और 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी का योगदान भी बहुत अहम रहा। निम्न जातीय उत्थान के लिए भी बहुत काम हुआ। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया। 1888 में श्री नारायण गुरु का अरवीपुरम आंदोलन और 1924 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बहिष्कृत हितकारिणी सभा मील के पत्थर साबित हुए। और मुस्लिम समाज में भी सुधार हुए ना। 1866 में मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में देवबंद आंदोलन हुआ। बिल्कुल। 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन और 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद का अहमदिया आंदोलन प्रमुख रहे। और इन सब आंदोलनों के दबाव में अंग्रेजों को कई कानून भी पास करने पड़े, जैसे वेलेस्ली के समय में शिशुवध रोकने का नियम, बेंटिक के समय 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, कैनिंग के समय 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल और 1930 का शारदा एक्ट जिसने बाल विवाह पर रोक लगाई। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास एक बहुत पुराना कंप्यूटर है। अच्छा। और राजा राम मोहन रॉय या ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारक उस भारतीय समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं ताकि वो स्वतंत्रता आंदोलन जैसे भारी भरकम और आधुनिक सॉफ्टवेयर को चला सके। अरे वाह, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनालॉजी बहुत शानदार है। और इसी अपडेटेड सिस्टम ने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। लोग अब राष्ट्रीय स्तर पर सोचने लगे थे। इसी का नतीजा था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जी, A.O. ह्यूम द्वारा बंबई में से स्थापित किया गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का वैचारिक विकास बहुत तेजी से हुआ ना। शुरुआत में ये धर्मनिरपेक्षता का बड़ा प्रतीक बनी। बिल्कुल। 1886 से 1888 के बीच दादा भाई नौरोजी जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी कमान संभाली। 1896 और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन भी तो बहुत खास हैं। हाँ, क्योंकि इनमें क्रमशः वंदे मातरम और जन गण मन पहली बार गाया गया। और 1905 और 6 के दौर में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी का समर्थन किया और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग किया। लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन में विचारों का टकराव हुआ और कांग्रेस नरम व गरम दल में बढ़ गई, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। फिर 1916 के लखनऊ समझौते में ये दल फिर साथ आए। कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करें तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जहां गांधी जी अध्यक्ष बने। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। फिर आते हैं 1929 के लाहौर और 1931 के कराची अधिवेशन। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी और कराची में सरदार पटेल ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास करवाया। 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन भी ऐतिहासिक थे, जहां सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निर्णायक रही। इसी दौर में एक बहुत अहम बात हो रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन अब दो समानांतर रास्तों पर चल पड़ा था। हाँ, एक तरफ उग्रवादी और क्रांतिकारी धारा थी और दूसरी तरफ गांधीवादी जन आंदोलन की धारा। अगर हम उग्रवादी धारा को देखें तो बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मराठा और केसरी पत्रिकाओं से लोगों को जगाया, लोगों को एकजुट करने के लिए शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किए। और अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने तो उन्हें भारतीय अशांति का जनक तक कह दिया था। तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य जैसी महान पुस्तक लिखी। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की बात करें तो 1899 और 1904 में वीडी सावरकर का मित्र मेला और अभिनव भारत, पी मित्रा की अनुशीलन समिति, 1908 में खुदीराम बोस का मुजफ्फरपुर बम कांड और 1912 में रास बिहारी बोस का दिल्ली बम कांड।
ये सब बताते हैं कि युवा अब पीछे हटने वाले नहीं थे और ये ज्वाला सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी भड़क रही थी। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट सम्मेलन में पहली बार भारत का तिरंगा फहराया, इसीलिए उन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। और 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी खड़ी कर दी। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण और भी प्रखर था। 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल ने HRA की स्थापना की और 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने इसे HSRA का रूप दिया। उसी साल सैंडर्स की हत्या हुई। 1929 में केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया और 1930 में सूर्य सेन ने बंगाल में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा। शचीन्द्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन तो उस समय क्रांतिकारियों के लिए किसी बाइबल की तरह थी ना? एकदम। आप क्रांतिकारियों का जो विहंगम दृश्य खींच रही हैं, वो एकदम सही है, लेकिन दूसरी तरफ गांधीवादी युग अपना अलग ही जादू कर रहा था। हाँ, 9 जनवरी 1915 को जब वे भारत लौटे तो उनके पास दक्षिण अफ्रीका का एक लंबा अनुभव था। वहां उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई थी, 1904 में फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म बनाया था, और इंडियन ओपिनियन व हरिजन पत्रिकाएं भी तो निकाली थीं। बिल्कुल। भारत आने पर उन्होंने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गांधी जी ने भारत में आंदोलन का तरीका कैसे बदला, ये समझना बहुत दिलचस्प है। उनके पहले चरण में प्रारंभिक कार्य थे 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो प्रथम सविनय अवज्ञा था, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो उनकी पहली भूख हड़ताल थी, और खेड़ा सत्याग्रह, जो प्रथम असहयोग था। दूसरे चरण में उन्होंने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा, 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन। इसकी पृष्ठभूमि में अंग्रेजों का क्रूर रॉलेट एक्ट और 13 अप्रैल 1919 का भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसा हुई तो गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। तीसरे चरण में 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। इसकी शुरुआत मशहूर दांडी मार्च से हुई, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें गांधी जी ने 390 किलोमीटर की यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। और इसका आखिरी और सबसे बड़ा शिखर था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को वर्धा यानी ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा गूंजा। अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर के तहत रातों रात सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक जनता बलिया और सतारा जैसी जगहों पर समानांतर सरकारें बना चुकी थी। बिल्कुल सही। तो यहाँ हम कह सकते हैं ना कि ब्रिटिश साम्राज्य एक अजीब सी मुश्किल में फंस गया था जी। एक तरफ गांधी जी के विशाल जन आंदोलन जो अंग्रेजों के प्रशासन को ठप कर रहे थे, और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों का खौफ जो ब्रिटिश अधिकारियों को चैन की नींद नहीं सोने दे रहा था। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था जहां से निकलना नामुमकिन था। बिल्कुल। ये दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला था, और इस दौर में जो किताबें लिखी जा रही थी वे जनता के दिमाग को भी आजादी के लिए तैयार कर रही थी। जैसे महात्मा गांधी की यंग इंडिया, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम, अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक युद्ध भी था। एकदम सही। अब अगर हम आजादी के अंतिम चरण यानी 1930 से 1946 के कूटनीतिक दौर पर नजर डालें तो बैठकों और संधियों की झड़ी लगी हुई दिखती है। हाँ, 1930, 31 और 32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। कांग्रेस और गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की, जिसके लिए गांधी जी SS राजपुताना जहाज से गए थे। 5 मार्च 1931 को गांधी एरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसमें सविनय अवज्ञा को स्थगित करने की बात मानी गई। 1932 में अंग्रेजों के कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन कर दिया, जिसके बाद 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षण पर सहमति बनी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आ गया।
1940 में वायसराय लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा, जिसे गांधी जी ने खोखला मानते हुए पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, जहां वेवेल योजना पेश की गई, और अंततः 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा। इसमें पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। इसी मिशन ने भारत की संविधान सभा के चुनाव की रूपरेखा तय की। इस सब को देखकर मेरे मन में एक सवाल आता है, पूछिए। क्या भारत की आजादी सिर्फ भारत के अंदर चलने वाले आंदोलनों का नतीजा थी, या विश्व इतिहास में जो उथल-पुथल हो रही थी उसका भी इसमें कोई रोल था? ये बहुत ही गहरा सवाल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शून्य में नहीं हुआ था। भारत के नेता दुनिया भर की क्रांतियों से सीख रहे थे। अच्छा। विश्व इतिहास की बात करें तो प्राचीन सभ्यताओं और प्रमुख धर्मों के बाद मानव अधिकारों की सबसे पहली बड़ी दस्तक 1215 में इंग्लैंड में हुई, जब राजा जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए। फिर 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति हुई, जिसने संसदीय संप्रभुता स्थापित की। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आई, जहां जेम्स वॉट के स्टीम इंजन और सूती वस्त्र उद्योग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल दी। फिर 1773 से 1783 की अमेरिकी क्रांति हुई, जहां बोस्टन टी पार्टी, लेक्सिंगटन का युद्ध और जॉर्ज वॉशिंगटन का प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा मशहूर हुआ, जो पेरिस की संधि से खत्म हुई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लुईस सोल्वे को सत्ता से हटाकर बास्तील का पतन किया। मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर के विचारों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का ऐसा नारा दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति, जहां लेनिन के नेतृत्व में जार निकोलस द्वितीय का तख्ता पलट हुआ। इन सब ने भारत को ये विश्वास दिलाया कि कितने भी बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका जा सकता है। और 20वीं सदी के वैश्विक युद्धों ने तो जैसे अंग्रेजों की कमर ही तोड़ दी। प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 18 तक चला, जहां मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपस में लड़े, और जो 1919 की वर्साय की संधि पर खत्म हुआ। फिर 1929 की भयंकर विश्व आर्थिक मंदी आई, जिसने ब्रिटेन को खोखला कर दिया। और आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1 सितंबर को पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण से शुरू हुआ और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के साथ खत्म हुआ। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह का दबाव बना दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए का गठन किया और 1943 में इसकी कमान पूरी तरह सुभाष बाबू के हाथों में आ गई। आप बिल्कुल सही बिंदुओं को जोड़ रहे हैं। इसे ही हम चीजों का कन्वर्जेंस यानी एक साथ मिलना कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य स्थिति जर्जर हो चुकी थी। यह एक भारी बाहरी दबाव था। और भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन और आईएनए के सैनिक विद्रोह ने प्रशासन को असंभव बना दिया। ये आंतरिक दबाव था। इन दोनों के मिलने से ही सत्ता हस्तांतरण तय हुआ। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, सरदार पटेल गृह मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और लियाकत अली वित्त मंत्री बने। लेकिन सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। आखिरकार 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि वे जून 1948 तक सत्ता छोड़ देंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, जिसने भारत विभाजन का दर्दनाक रास्ता तय किया। और फिर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, जिसे 18 जुलाई को शाही स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद डोमिनियन बन गया। 1498 में वास्को डी गामा के आने से लेकर 1947 में अंग्रेजों के जाने तक उन पूरे 450 वर्षों का ये सफर यह बताता है कि कैसे व्यापारिक लालच ने भारत को जंजीरों में जकड़ा और कैसे कई पीढ़ियों के बलिदान और अदम्य इच्छा शक्ति ने उन जंजीरों को तोड़ डाला। बिल्कुल। इस पूरी मास्टर रिवीजन स्लाइड को खंगालने के बाद श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ने का मन कर रहा है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से तबाह न किया होता, अगर दुनिया भर में साम्राज्यवाद के खिलाफ वैचारिक लहर न उठी होती, तो क्या सिर्फ हमारे भारत के जन आंदोलन और क्रांतिकारी संघर्ष
1947 में आजादी दिला पाते? या फिर हमें अपनी आजादी के लिए कई दशक और इंतजार करना पड़ता? ये इतिहास का एक ऐसा व्हाट इफ है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हमारी आज की इस डीप डाइव चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा